हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधिका कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे ओपन ट्रेड मल्टीप्लायर, जिसे अन्य किस नामों से भी जाना जाता है भाई, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर और एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर। तो देखो भाई, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होता है। देखिए, पहले कल तक हम डिस्कस करके आए हैं भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट ट्रांसफर मल्टीप्लायर। कब? जब टैक्स हो हमारा लमसम लमसम टैक्स के मल्टीप्लायर डिस्कस कर लिए भी तीनों, और साथ में हमने प्रोपोर्शनल टैक्स के भी डिस्कस कर लिए भी तीनों मल्टीप्लायर। आज हम डिस्कस करेंगे ओपन ट्रेड मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड या एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर भाई। तो देखो भाई, ये क्या होता है ओपन ट्रेड मल्टीप्लायर और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो कल जब हमने डिस्कस किया था भाई प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लायर को, तब हम इकोनॉमी को क्या लेके चले थे, कर्व्स लेके चले थे। एग्रीगेट डिमांड हम क्या लेके चले थे भाई, पहले सी प्लस आई प्लस जी, सिर्फ इतना लेके चले थे भाई। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर या ओपन ट्रेड मल्टीप्लायर फाइंड कर रहे हैं भाई। तो इकोनॉमी को मैं क्या कर दूंगा, क्लोज। तो इकोनॉमी को क्लोज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स क्या है भाई यहाँ पे मेरा, एक्सपोर्ट। एम क्या है जी, इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भाई, एक्सपोर्ट को क्या बोलते हैं भाई, निर्यात करना भाई, और इम्पोर्ट को क्या बोलते हैं, आयात करना। एक्सपोर्ट का मीनिंग है कि जब मैं मेरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट विदेश में भेजूं तो वो एक्सपोर्ट हो गया भाई। इम्पोर्ट, जब विदेश से मैं कुछ मंगवाऊं तो उसको क्या बोलते हैं भाई, इम्पोर्ट। ठीक है जी। तो अब देखो, एक्स माइनस एम को मैं क्या भी लिख सकता हूँ भाई। तो ये एक्स माइनस एम हुआ क्या भाई, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को मैं नेट एक्सपोर्ट भी लिख सकता हूँ ना, एन एक्स। एन क्या भाई, नेट एक्सपोर्ट। जो भाई देखो दोबारा, एक्स क्या है, एक्सपोर्ट। एम क्या है, इम्पोर्ट। जब एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस होगा तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, नेट एक्सपोर्ट। यानी कि एन एक्स से डिनोट कर सकता हूँ भाई एक्स माइनस एम को। एक्स माइनस एम को मैं एन एक्स से दिखा सकता हूँ ना। ठीक है। अब देखो, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्ट से तो एन एक्स पॉजिटिव मेरा, और अगर इम्पोर्ट ज़्यादा यानी कि एम स्ट्रोंग है एक्सपोर्ट से तो एन एक्स नेगेटिव। समझो अभी इतना क्लियर है जी यहाँ तक। अब आगे चलो, तो समझो ना नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो अब देखिए, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रिलेशन है भाई, किस किस के साथ में होगा भाई। मैं मान लेता हूँ एक्सपोर्ट इज फंक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट और फॉरेन इनकम। अब ये देखो भाई क्या सिस्टम है। मेरा एक्सपोर्ट जो है मेरा एक्सपोर्ट जो है वो एक्सचेंज रेट के साथ रिलेशन में है भाई, नेगेटिव। अब ये देखो भी, ये कैसे होगा नेगेटिव में, एक्सचेंज रेट के साथ नेगेटिव रिलेशन। इसका मतलब क्या है भाई, अगर मेरी एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो जाए तो एक्सपोर्ट क्या होंगे, डिक्रीज। और अगर मेरी एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो जाए तो एक्सचेंज रेट क्या, एक्सपोर्ट क्या होंगे, सॉरी, इंक्रीज। ये है जी इनके बीच में रिलेशन। किसके बीच में, एक्सपोर्ट और एक्सचेंज रेट के बीच में रिलेशन कैसा है जी, नेगेटिव। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है भाई। तो अब देखो भाई कैसे ये, इसको एक एग्जांपल से लेता हूँ भाई। देखो मैं कैसे, मान लो इंडिया और यूएस के बीच में एक्सचेंज रेट है जी, इंडियन 50 रुपीज़ इक्वल टू है $1 के। इंडियन 50 रुपीज़ किसके इक्वल है जी, अमेरिकन $1 के भाई। ये एक्सचेंज रेट अभी आज इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है। अब देखो, अगर एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट या रीवैल्यू, एक मिनट, अब ये देखो भाई एक बार, उससे पहले एक होता है जी एप्रिशिएट होना। क्या होता है जी, एप्रिशिएट होना। और एक होता है जी रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन, एप्रिशिएट और रिवैल्यूएशन। एप्रिशिएट होना और रिवैल्यूएशन होना। एक होता है एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट यहाँ पे, डेप्रिशिएट और डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन। अब ये देखो जी, एक होता है एप्रिशिएट और एक होता है रिवैल्यूएशन। एप्रिशिएट और रिवैल्यूएशन में क्या अंतर है भाई, दोनों सेम चीज़ है भाई। एप्रिशिएट का मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट का स्ट्रॉन्ग होना। रिवैल्यूएशन का मतलब भी क्या है, एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्ग होना। तो अब ये दो वर्ड हो गए भाई, एक तो एप्रिशिएट। तो एक्सचेंज रेट को मैं किससे डिनोट करूं, कि एप्रिशिएट या रिवैल्यूएशन, किससे डिनोट करूं भाई। तो देखो, अगर मेरी एक्सचेंज रेट है फ्लोटिंग, कौन सी भाई,
अगर मेरी एक्सचेंज रेट है फ्लोटिंग, यानी कंट्री के अंदर अगर हमारी एक्सचेंज रेट है फ्लोटिंग, तो उस कंडीशन में मैं किसका यूज करता हूँ, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का। समझो जी, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का यूज कब होगा, जब एक्सचेंज रेट हमारी क्या हो, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो। और रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन का यूज कब होगा, जब एक्सचेंज रेट हमारी फिक्स्ड हो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। दोबारा देखो भाई, अगर अगर एक्सचेंज रेट है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है भाई, जो मार्केट के डिमांड सप्लाई से, मार्केट के डिमांड सप्लाई से डिसाइड होती है, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई से जो डिसाइड होती हो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है भाई, जो हमारा सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। जब हमारा सेंट्रल बैंक फिक्स कर दे या हमारी गवर्नमेंट फिक्स कर दे भैया कि एक्सचेंज रेट को, ये एक्सचेंज रेट मान लो रहेगी 50 रुपीज़ इजकल टू $1, तो ये फिक्स कर दी भाई, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेंट्रल बैंक बोल दे ऐसा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं जी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्लियर है। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होती है भाई, वो बदलती रहती है, किसके द्वारा, मार्केट स्ट्रक्चर के द्वारा, यानी कि मार्केट में अगर डिमांड इंक्रीज या डिमांड डिक्रीज तो उसके द्वारा भी एक्सचेंज रेट में इंक्रीज डिक्रीज अप एंड डाउन होता रहता है, तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होती है भाई मेरी, जब सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट डिसाइड कर दे भाई कोई फिक्स अमाउंट कि 50 रुपये इक्वल टू $1 है, तो उसको फिक्स कर दे, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ऐसे ही पैकेट भी होती है भाई, पैकेट एक्सचेंज रेट भी होती है, डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी होती है, लेकिन वो हमारे अभी कोई काम की नहीं है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे भाई कभी, अभी सिर्फ इतना देखो। तो हम कहाँ पे थे भाई, देखो भी हम थे एक्सपोर्ट के साथ रिलेशन दिखा रहे थे, किसका, एक्सचेंज रेट और वाईएफ का। अभी पहले एक्सचेंज रेट के साथ देखो, तो क्या बताया अभी मैंने, एक्सपोर्ट का एक्सचेंज रेट के साथ कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। ठीक है जी, वो देखो कैसे, तो मैं मान लेता हूँ, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ भाई, मान लो एक्सचेंज रेट है करंट टाइम में 50 रुपीज़ इक्वल टू $1। ठीक है जी, अगर हमारी एक्सचेंज रेट हो जाए, सॉरी अप्रिशिएट करो भाई, अगर हमारी एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो जाए, अप्रिशिएट का मतलब समझो कि हमारा रुपया स्ट्रांग हो गया, अरे रुपीज का स्ट्रांग होना तो उसको क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट होना। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, रुपीज का डाउन जाना भाई। तो अप्रिशिएट कब होगा, अब देखो, अब क्या हो रहा है भाई, 50 रुपए के बदले मुझे कितना मिल रहा है, $1। अगर हमारी एक्सचेंज रेट हो जाए अप्रिशिएट या रिवैल्यूएशन, तो क्या होगा, मान लो भाई रिवैल्यूएशन हो गया 50%, तो क्या होगा, 25 रुपए इक्वल टू हो गया $1। तो इसको क्या बोलूंगा भाई मैं, यहाँ से यहाँ पर आना क्या कहलाता है, एप्रिशिएट या रिवैल्यूएशन। समझो जी, और ये समझ गए भी एप्रिशिएट कब बोलूंगा, जब एक्सचेंज रेट क्या हो मेरी फ्लोटिंग, और रिवैल्यूएशन कब बोलूंगा, जब एक्सचेंज रेट मेरी हो फिक्स्ड। ठीक है, तो देखो 50 रुपए से 25 पे आना क्या होना भाई, एप्रिशिएट। एप्रिशिएट क्यों भाई, क्योंकि अब मेरा रुपीज क्या हो गया, पहले से स्ट्रॉन्ग। पहले तो क्या था जी कि 50 रुपए देकर कितना मिल रहा था, $1। अब क्या है, 25 रुपए दूंगा और $1 ले लूंगा भाई। समझ रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन होना। क्लियर है। और डेप्रिसिएशन कब होगा, जब मैं 50 से आ जाऊं, जब मैं 50 से आ जाऊं कहाँ पे, जब मैं 50 से आ जाऊं 100 रुपये इक्वल टू $1 हो जाए, तो इसको बोलते हैं क्या, डेप्रिशिएट होना। यानी कि इंडियन रुपीज क्या हो गया भाई, और नीचे गिर गया भाई। पहले तो क्या था, 50 रुपये में $1 मिल रहा था, आज के टाइम क्या मिल रहा है, 100 रुपये इक्वल टू $1। तो इसको बोलते हैं डेप्रिशिएट होना। और 50 से जब मैं 25 पे आऊंगा तो उसको बोलते हैं एप्रिशिएट होना। तो क्लियर है भाई इतना। अब आगे देखो, अब मान लो भाई एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि जब कंडीशन ये थी, जब कंडीशन ये थी जी, 50 रुपये इक्वल टू $1 था भी इनिशियल इकोनॉमी के अंदर, तो इस टाइम में क्या था, मान लो इंडियन जो पर्सन था, मान लो इंडिया का व्यक्ति है भाई कोई ए, इंडियन पर्सन मान लो एक टॉफी खरीदता था भाई, कौन सी, मान लो भाई एक हाजमोला कैंडी आती है भाई, और एक टॉफी आती है जी पल्स की। क्लियर है जी। मान लो भाई हाजमोला कैंडी तो प्रोडक्ट है इंडियन, हाजमोला कैंडी प्रोडक्ट कौन सा है जी, इंडियन। और पल्स का प्रोडक्ट है यूएस का, और पल्स कहाँ का प्रोडक्ट है जी, यूएसए का। पल्स प्रोडक्ट है यूएसए का, और हाजमोला कैंडी प्रोडक्ट कहाँ का है, इंडिया का। ठीक है जी। तो क्या था भाई, जब इंडियन पीपल को अगर पल्स चाहिए होती तो वो क्या करते थे भी पहले, और मान लो भाई इस पल्स की कीमत थी भाई $1, और इस हाजमोला कैंडी की एक टॉफी की कीमत थी भाई 50 रुपये। ठीक है, इनिशियली ये कंडीशन है भी इकोनॉमी के अंदर, समझो क्या, कि हाजमोला कैंडी तो कितने की है, 50 रुपये की, और पल्स कितने की, $1 की। तो जब 50 रुपये इक्वल टू $1 था, तो उस टाइम सिचुएशन क्या थी,
उस टाइम सिचुएशन क्या थी भाई कि इंडियन पीपल को अगर पल्स की टॉफी चाहिए होती तो वो क्या करता भाई, 50 रुपए लेता, $1 में कन्वर्ट करवाता और एक पल्स की टॉफी ले लेता भाई। समझो भाई, अगर इंडियन पर्सन को एक पल्स की टॉफी चाहिए अगर, तो वो क्या करेगा, 50 रुपए लेगा इंडियन, $1 में कन्वर्ट करवाएगा और पल्स की टॉफी ले लेगा। इसी तरीके से अगर अमेरिकन किसी पर्सन को आजमोला कैंडी की अगर कोई टॉफी परचेज करनी है, तो वो क्या करेगा, $1 लेगा, 50 रुपए में कन्वर्ट करवाएगा और एक आजमोला कैंडी की टॉफी ले लेगा भाई। समझियो जितना। ठीक है, तो अभी इनिशियल कंडीशन ये है भाई। ठीक है, अगर एक्सचेंज रेट मेरी क्या हो जाए, एप्रिशिएट या रिवैल्यूएशन, एप्रिशिएट हो जाए एक्सचेंज रेट मेरी, तो क्या कंडीशन होगी, 25 रुपए इक्वल टू $1 हो गया भाई। अभी पीछे समझाया भाई, तो 25 रुपए इक्वल टू $1 हो गया। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा भाई, इस कंडीशन में देखते हैं अब क्या होगा। अब अगर इंडियन पर्सन को अब अगर इंडियन पर्सन को क्या चाहिए हो, एक पल्स की टॉफी, तो वो कितने रुपए देगा, सिर्फ 25 रुपए देगा, $1 में कन्वर्ट करवाएगा और एक पल्स ले लेगा। यानी कि इंडियन पीपल के लिए पल्स क्या हो गई, सस्ती भाई, पल्स की टॉफी। समझ रहे हो ना, पल्स इंडियन रुपीज के लिए, सॉरी इंडियन पीपल के लिए पल्स जो क्या हो गया भाई, अब पहले से सस्ता। पहले तो क्या था भाई, उसे 50 रुपए देने थे, बदले में $1 लेना था, फिर एक पल्स की टॉफी आती भाई। लेकिन जैसी एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हुई, क्या कंडीशन हो गई, 25 रुपए दो, $1 लो और उसके बदले पल्स आ जाएगी भी। क्लियर है। तो जब इंडियन जो पर्सन है वो बाहर से खरीद रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इसका मतलब इंपोर्ट कर रहा है भाई, इंपोर्ट। तो इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट जब इंक्रीज होती है तो इंपोर्ट इंक्रीज होता है। अरे क्यों भाई, इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि अब इंडियन पीपल के लिए जो पल्स की टॉफी है वो क्या हो गई भाई, सस्ती। अरे समझ रहे हो ना, पहले तो 50 रुपए देता था, $1 में कन्वर्ट करवाता था और फिर एक पल्स की टॉफी लेता था। अब क्या हो गया, जैसे एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हुई, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होते ही 25 रुपए इक्वल टू $1 हो गया। तो अब क्या करेगा, 25 रुपए देगा, $1 में कन्वर्ट करवाएगा और एक पल्स की टॉफी ले लेगा। तो इंपोर्ट करना क्या हो गया, सस्ता, तो इंपोर्ट क्या होंगे, इंक्रीज। तो जैसे ही एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट या रिवैल्यूएशन होगा, तो इंपोर्ट भी क्या होंगे, इंक्रीज। अब देखो एक्सचेंज रेट का किसके साथ रिलेशन, एक्सपोर्ट के साथ। तो एक्सपोर्ट के साथ देखते भी, तो एक्सचेंज रेट क्या की है यहाँ पे, अप्रिशिएट। तो एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो गई, तो एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट क्या मतलब क्या होता है, निर्यात करना, यानी कि दूसरे देश को भेजना भी अपना प्रोडक्ट। तो अब देखो, यूएसए का कोई पीपल है, उसको अगर आजमोला कैंडी, पहले क्या थी इनिशियल कंडीशन, जब यूएसए की पीपल को आजमोला कैंडी की टॉफी चाहिए थी, तो क्या करता था, $1 देता था, 50 रुपए में कन्वर्ट करवाता था और आजमोला कैंडी की टॉफी ले लेता था भाई। क्यों, क्योंकि आजमोला कैंडी का प्राइस कितना है, 50 रुपए, और पल्स का प्राइस कितना है, $1। अब कंडीशन क्या हो गई, जैसे ही एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हुई, तो अब $1 के बदले सिर्फ कितने रुपए आएंगे, 25। तो आजमोला कैंडी का प्राइस कितना है, 50 रुपए। तो अब क्या होगा सिचुएशन, अमेरिकन पर्सन को $2 देने होंगे, उसके बदले में कितना मिलेगा, 50 रुपए। तो पल्स जो है, सॉरी आजमोला कैंडी जो है, वो यूएस के पीपल के लिए क्या हो गई भाई, महंगी हो गई भाई पहले से। अरे पहले से महंगी हो गया ना उसका प्राइस, अब क्या हो गया, पहले से अप हो गया भी प्राइस। समझियो ना, दोबारा देखो भाई, पहले इनिशियल कंडीशन क्या थी भाई, कि इनिशियली जब यूएस के पीपल को हाजमोला कैंडी की टॉफी लेनी होती थी, तो वो क्या करता था, $1 देता था, 50 रुपए में कन्वर्ट करवाता था और एक हाजमोला कैंडी ले लेता था भाई। लेकिन जैसे ही एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हुई, क्या कंडीशन होगी, 25 रुपए इक्वल टू $1 हो गया। तो अब उसे हाजमोला कैंडी लेने के लिए $2 देने होंगे, तो उसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना क्या हो गया, महंगा। अरे यूएस वालों के लिए इंपोर्ट करना क्या हो गया, महंगा। तो अब यूएस वाले कम खरीदेंगे भाई इसको। क्लियर। तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट कम होंगे भाई, एक्सपोर्ट हमारे क्या होंगे, कम। अरे समझ रहे हो ना, अब तो फॉरेन पीपल अब क्या करेंगे भाई, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी भाई, क्यों, क्योंकि उसके प्राइस हाई हो गए भाई। किसकी वजह से, एक्सचेंज रेट की वजह से। तो समझो भाई कि जैसे ही एक्सचेंज रेट इंक्रीज, कि अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगी तो क्या कंडीशन होगी भाई, एक्सपोर्ट तो क्या होंगे, डिक्रीज। और एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने से इंपोर्ट क्या होंगे, इंक्रीज। अरे समझो या नहीं, दोबारा देखो भी एक बार, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी दोबारा देखो, है बिल्कुल सिंपल भी। देखो क्या बोल रहा हूँ भाई, कि मान लो, दोबारा देखो भाई, मान लो भाई कि एक्सचेंज रेट का रिलेशन देख रहा हूँ ना मैं, किसके साथ, एक्सपोर्ट के साथ और इंपोर्ट के साथ। एक्सपोर्ट के साथ तो एक्सचेंज का रेट का रिलेशन है नेगेटिव, और इंपोर्ट के साथ एक्सचेंज रेट का रिलेशन है पॉजिटिव। ठीक है, अभी दोनों को एक साथ कर रहा हूँ भाई। देखो, तो देखो एक एग्जांपल क्या लेके चला हूँ भाई मैं, इंडियन में तो कोई प्रोडक्ट है हाजमोला कैंडी, इंडियन प्रोडक्ट है जी, और यूएस का प्रोडक्ट है जी पल्स, यूएस का प्रोडक्ट है जी पल्स।
ठीक है। तो अब सिचुएशन क्या है भाई, हाजमोला कैंडी का प्राइस कितना है भाई, 50 रुपये, 50 रुपये। और पल्स का प्राइस कितना है जी, $1। ठीक है। और इनिशियली एक्सचेंज रेट है, मान लो इंडिया और यूएसए के बीच में 50 रुपये इक्वल टू $1। इनिशियली ये एक्सचेंज रेट है जी, क्लियर है। अब अगर इंडियन पर्सन को एक पल्स की टॉफी खरीदनी होगी तो वो कितने रुपए देगा, 50 रुपये देगा, $1 में कन्वर्ट करवाएगा और एक पल्स ले लेगा भाई। अरे एक पल्स ले लेगा ना, समझ रहे हो ना भाई, एक पल्स ले लेगा भाई, एक पल्स ले लेगा ना। ठीक है। अब देखो इसी तरीके से अगर यूएस के पर्सन को एक हाजमोला कैंडी चाहिए हो तो वो क्या करेगा, $1 देगा, 50 रुपये में कन्वर्ट करवाएगा और एक हाजमोला कैंडी ले लेगा। ठीक है जी। इनिशियल कंडीशन ये है। अब जैसे ही एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हुई, तो एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होने का मतलब क्या है, इंडियन रुपीज़ का स्ट्रॉन्ग होना। तो अभी पीछे करवा चुका, अभी दोबारा देखो, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होने का मतलब क्या है कि इंडियन रुपीज़ का स्ट्रॉन्ग होना। तो स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब 25 रुपये इक्वल टू $1 हो जाए। तो अब क्या कर दिया भाई, 25 रुपये इक्वल टू $1 कर दिया। तो अब अगर इंडियन पर्सन पल्स की टॉफी लेगा तो उसे क्या देना होगा, सिर्फ 25 रुपये देगा, $1 में कन्वर्ट कराएगा और पल्स की टॉफी ले लेगा। तो इंडियन पर्सन के लिए पल्स की टॉफी पहले से क्या होगी, सस्ती, क्लियर है। तो इंपोर्ट क्या होंगे, इंक्रीज। तो समझो भैया, तो एक्सचेंज रेट का इंपोर्ट के साथ कैसा रिलेशन हुआ, पॉजिटिव। कि एक्सचेंज रेट अगर इंक्रीज तो इंपोर्ट भी इंक्रीज, एक्सचेंज रेट अगर डिक्रीज तो इंपोर्ट डिक्रीज। ऐसे ही अब देखो एक्सचेंज रेट का एक्सपोर्ट के साथ रिलेशन देखते हैं भाई, कि अब देखो एक्सपोर्ट के साथ, तो अब यूएसए वाले पर्सन को अगर एक हाजमोला कैंडी चाहिए हो तो वो क्या करेगा, अब करंट टाइम की सिचुएशन में $1 देगा तो उसके बदले कितने रुपए आएंगे, सिर्फ 25 रुपये। तो उसको क्या करना होगा भाई, $2 देने होंगे, $2 देने होंगे। तो $2 के बदले में 50 रुपये मिलेंगे, तब एक हाजमोला कैंडी की टॉफी मिलेगी। तो यूएस वाले पीपल के लिए हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, पहले से महंगा हो गया भाई। तो हमारा प्रोडक्ट पहले से महंगा हो गया, तो इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, कम, क्लियर है। तो एक्सचेंज रेट जैसे इंक्रीज होगी तो हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, कम भाई। ठीक है, समझे हो जी। तो इस प्रकार एक्सचेंज रेट का एक्सपोर्ट के साथ रिलेशन कैसा होता है, नेगेटिव, और एक्सचेंज रेट का इंपोर्ट के साथ रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। आई होप आप सभी समझ गए होगे भाई। तो अब आगे चलो भाई, आगे देखो भाई, नेक्स्ट देखो, क्लियर है जितना। अब नेक्स्ट देखो जी, उसके बाद देखो भाई, तो एग्रीगेट डिमांड हमने क्या ली थी भाई, C+I+G प्लस X-M। कब, जब इकोनॉमी ओपन हो। तो आज हमने इकोनॉमी को क्या कर दिया भाई, ओपन, क्लियर है। और X-M को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है। और एक्सचेंज रेट का रिलेशन किसके साथ है, देखा अभी हमने, सॉरी एक्सपोर्ट लो, एक मिनट। एक्सपोर्ट का रिलेशन किसके साथ, एक्सचेंज रेट के साथ कैसा आया भाई, नेगेटिव। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉरेन इनकम, YF का मतलब क्या भाई, फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम के साथ एक्सचेंज रेट का रिलेशन कैसा होगा भाई, वो बताओ। पॉजिटिव देखो कैसे भाई, कि अगर फॉरेनर लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो हमारे एक्सपोर्ट पे ऊपर कैसा इफेक्ट होगा भाई, पॉजिटिव इफेक्ट। अरे अगर फॉरेनर फॉरेनर लोगों किसकी डिमांड करेंगे भाई, फॉरेनर पीपल। मान लो हमारा यूएसए के साथ, इंडिया का यूएसए के साथ ट्रेड है भाई। ठीक है। तो अगर यूएसए के पीपल की लोगों की, सॉरी यूएसए के पीपल की इनकम अगर इंक्रीज होगी तो इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज होगी भाई, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो हमारे कस्टमर, अगर हमारे कस्टमर की इनकम इंक्रीज तो हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज, समझ रहे हो भाई। तो अगर फॉरेनर लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो हमारे एक्सपोर्ट क्या होंगे, इंक्रीज। क्लियर है जी इतना, ठीक है भाई। तो यहाँ से इतना समझो भाई आप, कि एक्सपोर्ट का एक्सचेंज रेट के साथ रिलेशन कैसा, नेगेटिव, और फॉरेन इनकम के साथ रिलेशन कैसा, फॉरेन इनकम के साथ रिलेशन कैसा, पॉजिटिव। अब ऐसे ही देखो इंपोर्ट का एक्सचेंज रेट और डोमेस्टिक इनकम के साथ रिलेशन देखते हैं। तो अभी हमने पीछे निकाला भाई, इंपोर्ट का एक्सचेंज रेट के साथ रिलेशन कैसा था, पॉजिटिव। और इंपोर्ट का डोमेस्टिक इनकम के साथ रिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। अरे समझो ना, इंपोर्ट, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाए, यानी कि इंडियन पीपल की इनकम इंक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे भाई, वो अब फॉरेन से, यानी कि इंपोर्ट बढ़ जाएगा भाई हमारा, समझ रहे हो ना। अगर हमारी इनकम इंक्रीज तो इंपोर्ट इंक्रीज, तो इंपोर्ट के साथ डोमेस्टिक इनकम का रिलेशन कैसा भाई, पॉजिटिव, समझे हो ना। तो क्लियर है जितना। अब आगे चलो,
तो ये हो गया अभी रिलेशन एक्सचेंज रेट के साथ, हमने एक्सपोर्ट का रिलेशन और इंपोर्ट का रिलेशन देख लिया भाई। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से देखो भाई, मैं अगर मैं इंपोर्ट की अगर मैं इंपोर्ट की इक्वेशन को क्रिएट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ भाई? एम इज इक्वल टू लिख सकता हूँ भाई मैं बार प्लस एम नोट वाई डी। अब ये देखो भाई क्या है, ये मेरा इंपोर्ट अभी। तो इंपोर्ट का फंक्शन क्रिएट कर दिया अभी। देखो इसका मतलब देखो क्या है। अगर वाई डी जीरो, वाई डी क्या है? डोमेस्टिक इनकम। और एम नोट क्या है जी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, एमपीआई भाई। तो एम नोट यहाँ पे क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। जैसे हम पीछे जब हाइपोथेसिस की थी कंजप्शन वाली, तो उसमें करके आए थे ना एमपीसी। व्हाट इज एमपीसी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर है? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या थी? कि इनकम का कितना प्रपोर्शन मैं कंज्यूम करूंगा। तो इसी प्रकार एमपीआई क्या है? कि इनकम का कितना प्रपोर्शन मैं इंपोर्ट करूंगा, यानी कि कितना परसेंट इनकम मैं इंपोर्ट के ऊपर खर्च कर दूंगा। तो उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। तो एम नोट क्या है भाई? यहाँ पे वो इनकम का वो पार्ट जो मैं इंपोर्ट के ऊपर खर्च करूंगा। और एम बार क्या है भाई? यहाँ पे देखो, अगर वाई डी जीरो तो भी कुछ ना कुछ तो इंपोर्ट होगा भाई। क्लियर है? तो एम बार क्या है भाई? वो जो इनकम से क्या है? इंडिपेंडेंट। क्लियर है जी? तो ये एम की, और यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन दिया है भाई मैंने, पॉजिटिव भाई। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इनकम के साथ एम का कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे कैसा साइन आया भाई? पॉजिटिव का। तो क्लियर है जी इतना? तो समझो भाई। तो यहाँ से एम की इक्वेशन क्रिएट कर दी भाई, एम की इक्वेशन क्रिएट हो गई ना। अब आगे देखो भाई, अब हम चलते हैं भाई हमारे क्वेश्चन के ऊपर। देखो, कॉपी कर लेते हैं इसको। समझ गए भाई इतना? अब देखो भाई, देखो तो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है जी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो अब देखो, इसके बाद हम क्या करते थे भाई? एग्रीगेट डिमांड, सी की वैल्यू पुट करते थे, और सी हम क्या लेके चलते थे? केंजियन कंजप्शन फंक्शन। केंजियन कंजप्शन फंक्शन क्या है? अगर किसी को समझ में ना आ रहा तो पहले पीछे वाले पार्ट देखो, तो बिल्कुल इजीनेस से समझ में आएगा। देखो, तो सी को हम क्या लेते थे? केंजियन कंजप्शन फंक्शन। और वो क्या होता है? सी बार प्लस सी नोट वाई, सी बार प्लस सी नोट वाई। और वाई को हम क्या लेते हैं? एब्सोल्यूट इनकम। और एब्सोल्यूट इनकम में हम क्या पुट करते थे? एब्सोल्यूट इनकम को किस में कन्वर्ट करते थे? डिस्पोजेबल इनकम में। और डिस्पोजेबल इनकम मेरी क्या होती है? वाई माइनस टी प्लस टी आर। तो सी में ये वैल्यू पुट करते थे तो क्या आता था यहाँ पे? सी बार प्लस सी नोट वाई माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर। समझ रहे हो ना? जब मैं वाई को पुट करूंगा इसके अंदर इक्वेशन, ये अब मेरी क्या हो गई भाई? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम में को मैं किस में पुट करूंगा? कंजप्शन फंक्शन में, यानी कि वाई की जगह पे अब क्या आ जाएगा? दिस। और जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा? सी इजकल टू दिस। ठीक है? तो अब इस सी की वैल्यू को मैं किस में पुट करूंगा? एग्रीगेट डिमांड में। एग्रीगेट डिमांड में पुट करते हैं अभी। देखो, देखिए एग्रीगेट डिमांड इजकल टू क्या हो जाएगा? सी बार माइनस सी नॉट टी प्लस सी नॉट वाई प्लस सी नॉट टी आर प्लस, तो ये सी की वैल्यू आ गई भी, प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। और अभी पीछे हमने एम की इक्वेशन निकाली है भाई। एम की इक्वेशन क्या आई है भाई मेरी? एम बार प्लस एम नॉट वाई डी। अब ये निकाला था ना पीछे एम की इक्वेशन। एम इजकल टू क्या निकाला था भाई? एम बार प्लस एम नॉट वाई डी। तो एम की जगह पे मैं क्या पुट कर दूं भाई? एम की इक्वेशन। तो ब्रैकेट में एम बार, एम की वैल्यू क्या हो गई भाई? एम बार प्लस एम नॉट वाई डी। क्लियर है जितना सभी को? ठीक है? अब देखो भी इसको सोल्व करता हूँ मैं। तो एग्रीगेट डिमांड इजकल टू सी बार माइनस सी नॉट टी, थोड़ा स्मॉल लिख रहा हूँ भाई ताकि इजिली, सी नॉट टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। अब जब ये मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये एम बार क्या प्लस का, तब क्या हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है भाई? माइनस। और ये क्या हो जाएगा? प्लस वाला, ये भी माइनस भाई। तो एम नॉट वाई डी। क्लियर है जितना? अब मैं यहाँ से क्या करूँ भाई? वही सेम भाई, पीछे वाला वाई वाले एक साइड कर लूँ भाई। सी बार माइनस सी नॉट टी प्लस सी नॉट टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार प्लस सी नोट वाई, ये सी नोट वाई ये वाला भाई यहाँ पे उठा के लिया है भाई मैं। और यहाँ पे क्या बच गया? माइनस एम नोट वाई डी। वाई डी यानी कि डोमेस्टिक इनकम। और ये भी मेरी क्या है? डोमेस्टिक इनकम। तो डी लगाने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि दोनों क्या है? डोमेस्टिक।
ठीक है भाई, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई यहाँ से, सी बार माइनस सी नॉट टी प्लस सी नॉट टी आर। अगर किसी को समझ में ना आ रही हो भाई इक्वेशन, तो पीछे वाले देख लेना भाई पार्ट मल्टीप्लायर सीरीज के। प्लस यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ भाई, वाई डी, यानी कि वाई कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, सी नोट माइनस एम नोट। तो ये मेरी आ गई भाई इक्वेशन एक। क्लियर है जी। अब उसके बाद हम क्या करते थे, डायग्राम में पुट करते थे भाई वैल्यू को एग्रीगेट डिमांड की को। तो अब एग्रीगेट डिमांड की देखो भाई, डायग्राम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। अब देखो भाई, ये मेरा 45 से भाई 45 डिग्री में, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या होता था भाई, एग्रीगेट डिमांड आइडेंटिकली इक्वल होता था किसकी, एग्रीगेट सप्लाई की। आइडेंटिकली क्यों समझते हो ना, एक्सपोस्ट फंक्शन है भैया। एक्सपोस्ट फंक्शन कौन सा था, जो हैपेंड हो चुका हो इकोनॉमी के अंदर, ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड। कौन से मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी पे मेरी, और ये कौन सी है, प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी मेरी। क्लियर। तो ये देखो भाई इतना क्लियर है जितना सभी को। अब देखो, तो एग्रीगेट डिमांड क्या की करूंगा भाई मैं, अब इसके ऊपर दिखाऊंगा। मान लो इनिशियल कंडीशन ये है इस, तो इनकी वैल्यू लिख सकते हो भाई सभी पॉइंटों की। क्लियर है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, और इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, ये रेड वाला पिंक के इक्वल हो जाएगा भाई। यानी कि रेड एग्रीगेट डिमांड पिंक वाले के, यानी कि एक्सपोस्ट फंक्शन किसके इक्वल हो गया, एक्सांट के। ये रेड वाला मेरा क्या है, एक्सांट फंक्शन भाई। तो ये एक्सांट किसके इक्वल हो गया अभी, एक्सपोस्ट फंक्शन के। किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो। तो पहले ये एग्रीगेट डिमांड अभी इसको डायग्राम में शो कर दिया। क्लियर है। अगर वाई जीरो तो भी एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ है ना, इस कितनी है ये भाई। तो एग्रीगेट अगर वाई जीरो पुट करूंगा तो भी एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ होगी। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, दिस। इसलिए जीरो से तो स्टार्ट होगा नहीं, इसलिए जीरो से तो स्टार्ट होगी नहीं, एग्रीगेट डिमांड कहाँ से स्टार्ट होगी, दिस। और इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, लिख सकते हो भैया आप, सी बार माइनस सी नॉट टी प्लस सी नॉट टी आर। जिसको समझ नहीं आ रहा भाई वो पीछे वाले पार्ट देखो पहले, प्लस सी नॉट टी आर। और क्या क्या है भाई, माइनस एम, सॉरी माइनस एक्स माइनस एम प्लस आई प्लस जी भाई। क्लियर, अब लिख लेना भाई सभी आप यहाँ पे। क्लियर, तो इस पॉइंट की वैल्यू ये आ गई भाई। क्लियर है। और यहाँ के इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाता था भाई, हम जैसे पीछे करते आए हैं भाई, एग्रीगेट डिमांड किसकी कोई, ये मान लो कोई है भाई इनिशियल इनकम वाई। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो गया भाई, एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होगी, वाई के। तो वाई की वैल्यू क्या होगी भाई, वाई इज इक्वल टू ये सारा भाई दिस। क्लियर है। तो वाई इक्वल टू मैं दिस लिख सकता हूँ भाई। तो आप लिख लेना, अभी आज मैं लिख नहीं रहा भाई, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिस भाई। इक्वेशन की वैल्यू ये भाई। क्लियर है। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन पे आ रहा हूँ भाई, देखो। तो एग्रीगेट डिमांड की जगह पे अब क्या आ जाएगा, वाई। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस वाई ब्रैकेट सी नोट माइनस एम नोट। ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे भाई हम, जब हम क्लास में इसको डिस्कस करते हैं ओपन ट्रेड मल्टीप्लायर को, तो इसके साथ हम डिस्कस करते हैं भाई आई एस एल एम फंक्शन को भी, समझो। तो इसके साथ हम किसको डिस्कस करते हैं भाई, आई एस एल एम मॉडल को भी साथ में लेके चलते हैं भाई हम। और इस टाइम पे हम कंपैरिजन करते हैं किसका, ओपन इकोनॉमी का आई एस कर्व, कि अगर इकोनॉमी ओपन हो तो आई एस कर्व कैसा होगा, और अगर इकोनॉमी क्लोज हो तो आई एस कर्व कैसा होगा। जब ओपन इकोनॉमी होती है तो आई एस कर्व होता है स्टीप, समझे भाई। जब इकोनॉमी ओपन होती है और उस कंडीशन में मैं आई एस कर्व निकालता हूँ, तो आई एस कर्व की शेप कैसी आती है भाई, स्टीप। और जब क्लोज इकोनॉमी होती है तो आई एस कर्व कैसा आता है भाई, फ्लैट। समझे भाई। तो ये सब अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है अभी इतनी डिटेल में। तो अभी आप सिर्फ सिंपल देखो भी कि ओपन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालते कैसे हम। जब हम क्लास में करते हैं तो भाई उस टाइम मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों डिफरेंस देखते हैं भी, ओपन इकोनॉमी का और क्लोज इकोनॉमी का। तो अब देखिए भाई, तो यहाँ से इक्वल हो गया भाई ये। अब देखो दिस, तो अब मैं क्या करूँगा भाई, वाई को उठा के यहाँ पे ले आऊँगा भाई लेफ्ट हैंड साइड। तो वाई माइनस वाई सी नॉट माइनस एम नॉट, और ये सारा सेम भाई एज इट इज़ यहाँ पे। क्लियर। यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ मैं, यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ भाई मैं,
वाई कॉमन ले लूँ तो वाई कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 बचेगा भाई, 1 माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, वाई तो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, सी नोट माइनस एम नोट, तो ये ब्रैकेट में भी सी नोट माइनस, तो सी नोट तो क्या हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगी, तो ये माइनस है ना बाहर, तो सी नोट तो हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, तो एम नोट क्या हो जाएगा मेरा, प्लस का, तो ब्रैकेट तो सोल्व करनी आती होगी सभी को, आई होप क्लियर है भाई, इक्वल टू, तो ये क्लियर है भाई इतना सभी को। उसके बाद क्या होगा, यही इक्वेशन भाई, सी बार माइनस सी नोट टी, एक बार दोबारा देखो भाई, देखो वाई कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे वाई, यहाँ पे सॉरी 1 बच गया भाई, वाई तो बाहर आ गया, और यहाँ से जब वाई कॉमन आया तो यहाँ पे 1 बच गया भाई, तो 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम एज इट इज सी नोट माइनस एम नोट, और बाहर क्या है भाई हमारा नेगेटिव का साइन, तो जब ब्रैकेट ओपन होगी तो सी नोट प्लस का प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, क्लियर है जी, तो माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार, एम बार है भैया, ठीक है जी इतना क्लियर है जी। अब देखो, अब क्या करना है भाई, वही सेम प्रोसेस, y इक्वल टू सी बार के नीचे अलग ले जाऊं, 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट माइनस सी नोट टी, जिसने स्टार्टिंग से सीरीज देखी हुई इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर है, तो स्टार्टिंग से सीरीज देखो भी, सारे मल्टीप्लायर के लिए क्लियर हो जाएंगे भी बिल्कुल डिटेल में, माइनस सी नोट प्लस एम नोट प्लस जी 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट, माइनस भाई माइनस एम बार 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट, ये इक्वेशन आ गई भी मेरी फर्स्ट, ठीक है जी, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई भी मेरी, क्लियर है, और हमारा डायग्राम क्या था भाई इस, क्लियर है जितना सभी को। उसके बाद एक डायग्राम और देखो भाई आप, वो पीछे बताना भूल गया अभी आप लोगों को, तो अब देख लो एक बार आप, यहाँ पे बता रहा हूँ भाई, एक मिनट। देखो भाई यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ भाई एक्सचेंज रेट, और यहाँ पे ले लिया भाई नेट एक्सपोर्ट, तो एक्सचेंज रेट और नेट एक्सपोर्ट का रिलेशन कैसा होगा, नेगेटिव, देखो अभी पीछे बता के आया हूं ना, एक्सचेंज रेट का रिलेशन एक्सपोर्ट के साथ कैसा, एक्सपोर्ट के साथ रिलेशन कैसा, नेगेटिव, और एक्सचेंज रेट का इंपोर्ट के साथ रिलेशन कैसा, पॉजिटिव, समझो ना, वो एग्जांपल अभी पीछे लिया था हमने कैंडी क्रश और राजमोला कैंडी वाला भाई, क्लियर है भाई, तो ये एग्जांपल क्लियर है भाई, तो अगर एक्सचेंज रेट का एनएक्स के साथ रिलेशन कैसा होगा भाई, ये बताओ, तो देखो एनएक्स क्या होता है हमारा, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर एक्सचेंज रेट है भाई ज़्यादा, एक्सचेंज रेट ज़्यादा तो नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, बोलो भाई, अरे एक्सचेंज रेट ज़्यादा तो एक्सपोर्ट क्या होगा मेरा कम, अगर एक्सचेंज रेट ज़्यादा होगी तो एक्सपोर्ट मेरा क्या होगा, डिक्रीज, और एक्सपोर्ट मेरा डिक्रीज होगा तो नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, कम, सिंपल सी बात है, तो एक्सचेंज रेट का नेट एक्सपोर्ट के साथ रिलेशन कैसा है, नेगेटिव, क्लियर है जी, समझे हो ना, ठीक है भाई, तो एक्सचेंज रेट का नेट एक्सपोर्ट के साथ रिलेशन कैसा है, नेगेटिव, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा भाई, नेगेटिव। अब देखो भी उसके बाद, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ तक, तो अब देखो, अब इसके बाद हम क्या करते थे भाई, आज हम निकाल रहे ओपन ट्रेड मल्टीप्लायर या फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर भाई, तो ओपन ट्रेड मल्टीप्लायर फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में हम क्या देखेंगे कि जब इकोनॉमी ओपन हो और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते तो इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझ रहे हो, कि अगर इकोनॉमी ओपन हो फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो तो इकोनॉमी के ऊपर कितना इफेक्ट होगा, क्लियर है, तो अब मैं जी को इंक्रीज करूंगा, जी को इंक्रीज करूंगा तो एग्रीगेट डिमांड मेरी क्या हो जाएगी, अब ए डी इक्वल टू ए डी वन भाई, ए डी वन क्या हो जाएगा मेरा, जी को जब मैं इंक्रीज करूंगा सी बार प्लस सी नोट टी आर माइनस सी नोट टी प्लस आई प्लस जी, अब यहाँ पे एक्स माइनस एम भी आ गई ना साथ में, एम बार वाला, तो इक्वेशन पुट कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, एम की, एम के जगह पे मैं क्या एम की इक्वेशन पुट की थी भाई, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वो वाला सोल्व करके, अरे देखो प्लस सी नोट वाई माइनस एम नोट वाई, देखो ये बड़ा लिखा है भाई, ये वाली डायरेक्ट ये बड़ा लिखा है भाई, दिस, ये वाली लाइन लिखी है भाई डायरेक्ट, समझ रहे हो, ये तो इंटरसेप्ट में आ गया मेरे, क्लियर है, तो ये दिस भाई, देखो क्या किया था भाई हमने स्टार्टिंग में, यहाँ पे थे भाई हम, उसके बाद हमने क्या किया, सी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की तो हमारी इक्वेशन आ गई इतनी, उसके बाद हमने क्या किया, एम की वैल्यू पुट की, एम की इक्वेशन क्या होती है भाई, एम इजकल टू क्या होता है मेरा, एम बार प्लस एम नोट वाई डी,
समझे ना भाई ये कैसे, अभी पीछे समझाया था भाई। तो ये m की है, तो m की वैल्यू पुट करनी है सिर्फ किसकी जगह पे, m की जगह पे मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा, m की। तो m की वैल्यू पुट कर दी भाई, और उसके बाद ही हमने सिंपल सोल्व किया है। ऐसे इसको सोल्व करेंगे भाई अब, क्लियर है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए भाई। तो AD1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, वाई। वाई जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, वाई कॉमन, तो अंदर बचेगा सी नोट माइनस एम नोट, सी नोट माइनस एम नोट बचेगा जी। तो एग्रीगेट डिमांड ये भाई दिस। अब इसको भी डायग्राम में दिखाऊंगा भाई। जब AD1 को डायग्राम में दिखाऊंगा तो क्या होगा भाई, जी इंक्रीज हुआ, जी इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड इंटरसेप्ट में है भाई जी, तो जी इंक्रीज, तो ये पॉइंट अब जो है वो ऊपर जाएगा भाई। और स्लोप क्या रहेगा, सेम। क्यों, क्योंकि सी नोट और एम नोट में तो कोई चेंज किया ही नहीं मैंने, तो स्लोप तो क्या रहेगा, सेम। सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट डिमांड क्या करेगा, शिफ्ट, और कैसा शिफ्ट करेगा, पैरेलल शिफ्ट। तो एग्रीगेट डिमांड अब यहाँ पे होगी भी नई वाली, AD1 दिस। तो ये क्या हो गई भी मेरी AD1, क्लियर है। और इस पॉइंट पे आके क्या हो गया भाई, एक्स पोस्ट फंक्शन किसके इक्वल हो गया, एक्सांट फंक्शन के। एक्स पोस्ट फंक्शन किसके इक्वल हो गया जी, एक्सांट फंक्शन के। तो यहाँ पे क्या हो गया, AD1 किसके इक्वल हो गया, Y1 के। तो उसकी इक्वेशन लिख लोगे भाई। और इस पॉइंट में सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है, जी का। यहाँ पे तो जी है और यहाँ पे क्या है, G1, क्लियर है जी। अब चलो भाई इक्वेशन के ऊपर दिस भाई। तो AD1 मेरा क्या होगी भाई अब यहाँ से, तो AD1 अब मेरी होगी, तो AD1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई भाई। AD1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, Y1। तो Y1 लिख रहा हूँ भाई, देखो। तो Y1 इज इक्वल टू सी बार प्लस सी नोट टी आर प्लस आई माइनस सी नोट टी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार दिस प्लस वाई। ये भी वाई वन के इक्वल हो जाएगा भाई, Y1 सी नोट माइनस एम नोट। अब वाई वाई वाले को एक साइड लिया हम भाई, तो Y1 ये माइनस हो जाएगा, माइनस Y1 एम नोट, सॉरी सी नोट माइनस एम नोट, सी नोट माइनस एम नोट इक्वल टू सी बार प्लस सी नोट टी आर प्लस आई माइनस सी नोट टी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार। Y1 जब मैं कॉमन लूंगा, भाई थोड़ी सी मिस्टेक, तो Y1 को ऊपर लेके चलो या नीचे लेके चलो भाई, दोनों बोथ में, ठीक है। तो Y1 अब क्या हो जाएगा भाई मेरा, यहाँ से यहाँ पे 1 बचेगा भाई, 1 अंदर क्या बचेगा, माइनस का सी नोट प्लस का एम नोट, और ये सेम भाई। तो अब क्या करूंगा भाई मैं इसको, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, अभी ये सारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो देखो भाई डायरेक्ट डिवाइड में लिख रहा हूँ भाई, सी बार प्लस सी नोट टी आर 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट प्लस आई डिवाइड बाय 1 माइनस सी नोट प्लस नोट माइनस सी नोट टी डिवाइड बाय 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट प्लस जी डिवाइड बाय 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट प्लस माइनस एम बार डिवाइड बाय 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट। इक्वेशन नंबर सेकंड एक गलती करके भी यहाँ पे क्या लेंगे हम, G1 भाई। क्यों, क्योंकि जी में क्या हुआ, इंक्रीज भाई, समझो ना। तो जी में क्या हुआ है, AD1 कब आया, जब जी इंक्रीज किया। तो यहाँ पे जी को किससे डिनोट कर दूंगा, G1 से। तो इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई भाई। अब वही सेम भाई जो पीछे हम प्रोसेस करते आए हैं, कि क्या देखना है मुझे, कि जैसे इकोनॉमी ओपन थी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, तो कितनी इनकम इंक्रीज हुई, तो कितनी इनकम इंक्रीज हुई भाई, OY से कितनी हो गई, OY1 यानी कि दिस वाला पार्ट ये इंक्रीज हुआ भाई। तो इसको मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, OY1 के अंदर से क्या माइनस कर दूँ, OY, तो यही इशा आ जाएगा भाई। तो इसलिए मैं अब क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर दूंगा भाई। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरी, दिस, ये वाली क्या है भाई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड अभी निकालिए भाई। तो मैं लिख रहा हूँ भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है भाई मेरी, y इज इक्वल टू सी बार डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट प्लस सी नोट टी आर 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट माइनस सी नोट टी डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट प्लस ओनली जी 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट माइनस एम बार डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट भाई। अब मैं जब सेकंड के अंदर से फर्स्ट को माइनस करूंगा तो फर्स्ट के साइन चेंज हो जाएंगे भाई। तो ये y1 y क्या है यहाँ पे प्लस का, y क्या है भाई यहाँ पे प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का। सी नोट भी क्या है प्लस का, तो माइनस का, प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस,
प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो भी, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा मेरा, लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा भाई मेरा, y1 माइनस वाई, ठीक है जी। और राइट हैंड साइड ये कैंसिल, दिस कैंसिल, आई वाला भी कैंसिल, एक मिनट, आई वाला भी कैंसिल, थोड़ा नीचे, दिस, डी वाला भी कैंसिल, लेकिन जी वाला कैंसिल नहीं होगा भाई, क्यों, क्योंकि ऊपर तो क्या है जी1 और नीचे क्या है जी, तो मैं वो भी लिख रहा हूँ भाई। अब क्या बच गया राइट हैंड साइड पे, जी1 डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट, माइनस में क्या जाएगा जी डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट। और क्या कैंसिल भाई, एक्सपोर्ट वाला भी, एक्स वाला भी कैंसिल, और एम वाला भी कैंसिल। क्लियर, तो ये बचेगा भाई सिर्फ मेरा, क्या बचेगा भाई, दिस y1 माइनस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन y। चलिए यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ भाई, राइट हैंड साइड से 1 डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट प्लस एम नोट कॉमन ले लूँ भाई, तो अंदर क्या बचेगा, जी1 माइनस जी, समझो ना, ये बचेगा भाई अंदर जी1 माइनस जी। तो अब जी1 माइनस जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज जी। क्लियर है, तो जब चेंज, ये चेंज जी यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में, जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे क्या बचेगा राइट हैंड साइड सिर्फ। तो ये मेरा क्या आ गया, ओपन ट्रेड मल्टीप्लायर, कब, जब इकोनॉमी ओपन हो गई मेरी, तो ओपन ट्रेड मल्टीप्लायर, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर भाई, समझो भाई। तो ये मेरा क्या था भाई, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो इसको हम भाई क्लास के अंदर तो ग्राफिकली और मैथमेटिकली दोनों इनका डिफरेंस करते हैं भाई, ओपन ट्रेड मल्टीप्लायर और क्लोज इकोनॉमी का मल्टीप्लायर, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वो सब भाई अब यहाँ पे तो कोई पॉसिबल है नहीं भाई इतना कुछ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी भाई। तो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप सिर्फ इसको याद रखिए। तो हमने 7 मल्टीप्लायर को डिस्कस कर लिया भाई, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, देखो। फर्स्ट हमने डिस्कस किए थे भाई, लमसम टैक्स हो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या आएगा, 1 माइनस सी नोट। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखना भाई आप। और क्या था भाई, गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर जब टैक्स हो लमसम तो 10, गवर्नमेंट ट्रांसफर मल्टीप्लायर जब टैक्स हो लमसम 10। क्लियर है जी। और साथ में हमने ये तो कौन से थे, लमसम के, लमसम के थे भाई। और प्रोपोर्शनल टैक्स के मल्टीप्लायर क्या आया था, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट इंटू 1 माइनस टी। बोलो भाई क्या आया था, 1 माइनस सी नोट इंटू 1 माइनस टी, ये आया था भाई। क्लियर है। और गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर क्या आया था, सी नोट डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट इंटू 1 माइनस टी। और ऐसे ही गवर्नमेंट ट्रांसफर मल्टीप्लायर क्या आया था, सी नोट डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट इंटू 1 माइनस टी। ठीक है। और सेवंथ हमारा आज हमने जो निकाला ओपन ट्रेड मल्टीप्लायर, वो हमारा क्या आया भाई, दिस। ओपन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या आया भाई मेरा, दिस। क्लियर है जी। तो ये 7 मल्टीप्लायर आए हैं भाई। तो अब इनका कंपैरिजन तो किया नहीं अभी हमने, ओपन ट्रेड मल्टीप्लायर और क्लोज इकोनॉमी के मल्टीप्लायर का ग्राफिकली और मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली देखो भी एक बार, अगर अब मैं मल्टीप्लायर निकालूं तो देखो, जब ये तो कब, ये तो कौन सा मल्टीप्लायर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, जब इकोनॉमी ओपन हो। और ये कब है भाई, जब इकोनॉमी, सॉरी ये कब है भाई, जब इकोनॉमी क्लोज हो। और ये कब निकाला हमने, जब इकोनॉमी ओपन हो। तो देखो अगर मैं सी नोट ले एमपीसी लेके चलूँ भाई 0.80, तो देखो भी इनमें क्या डिफरेंस होगा जब मैं इसमें पुट करूंगा भाई। तो 1 डिवाइड बाई, इसको सोल्व कर रहा हूँ भाई पहले, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.80 प्लस एम नोट भी तो है ना कुछ, तो मान लो एम नोट कुछ भी मान लो 0.10 है भाई, 0.10। तो 1 डिवाइड बाई, तो जब 0.80 क्या है माइनस का, और 0.10 क्या है प्लस का, तो माइनस प्लस जिसके साथ, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग होता है उसके साथ जो साइन होता है वो लेते हैं भाई हम, तो माइनस होगा भाई। तो माइनस 0.80 में से 0.10 माइनस होंगे भाई, तो क्या हो जाएगा 0.70। तो 1 यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 0.70। और जब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.70, 0.30। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 3.33। ठीक है। और ऐसे ही जब एमपीसी लूँ मैं और इकोनॉमी हो क्लोज, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.0, 1 डिवाइड बाई 0.2, यहाँ से वैल्यू आएगी 5। क्लियर है। तो इकोनॉमी जब क्लोज हो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपैरिजन टू ओपन इकोनॉमी के मल्टीप्लायर। ऐसा क्यों होता है भाई, इसका मेन रीजन क्या है भाई, इसका मेन रीजन क्या है भाई, लीकेज की वजह से। वो कभी हम फिर डिस्कस करेंगे भाई। क्लियर है। अभी आप इतना देखो भाई सिर्फ। तो ये हमारा क्या है भाई, ओपन इकोनॉमी का मल्टीप्लायर भाई। ठीक है भाई, थैंक यू।